हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्क्वायर सेंटीमीटर। आज की वीडियो में हम पैरा समरी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैरा समरी को किस तरह से अप्रोच किया जाए। उसी अप्रोच के साथ हम आज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट पैराग्राफ। Social movement organizations often struggle to mobilize supporters from elite movements in their efforts to achieve critical mass. जो social movement organizations होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा struggle होता है कि वो supporters को mobilize कर सकें, मतलब convince कर सकें कि वो उनकी organization को join करे to achieve critical mass, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए. Organizations with hybrid identities. Those whose organizational identities span the boundaries of two or more social movement, issues or identities. अब हाइब्रिड आइडेंटिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो दो या दो से ज्यादा इश्यूज या कॉजेस को फोकस करती हैं, उनको कहते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस. Now these organizations are vital to mobilizing these constituencies. Studies of post 9/11 US anti-war movement show that individuals with past involvement in non-anti-war movements are more likely to join hybrid organizations than are individuals without involvement in non-anti-war movements. अब जो चीज ऑथर ने यहाँ तक कही थी, उसी चीज को आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, तो उसके लिए ज्यादा आसान ये होगा कि वो किसी हाइब्रिड आइडेंटिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, रादर देन अ ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही कॉज को फोकस करती. In addition, they show that organizations with hybrid identities occupy relatively more central position in inter-organizational contact networks within the anti-war movement and thus recruit significantly more participants in demonstrations than do hybrid organizations. अब यहाँ से ऑथर उसी आइडिया को आगे कंटिन्यू कर रहा है कि हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उनको कैसे क्या रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है कि वो ज़्यादा लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर पा रही है, ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर पा रही है. तो आगे अब हम ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, जिससे हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑप्शन. Post 9/11 studies show that people who are involved in non-anti-war movements are likely to join hybrid organizations. अब ये जो ऑप्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है. जैसे ये नहीं लिखा कि जो नॉन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या क्या स्ट्रगल होता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. Now let's come to the second option. Hybrid organizations attract individuals that are deeply involved in anti-war movements. ये तो हम ऐसा कुछ तो हमें ऑथर ने बोला ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में, तो ये ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो जा रहा है हमारा. Movements that work towards social change often find it difficult to mobilize a critical mass of supporters. This is true. ऐसा यहाँ पे लिखा था, शुरू में ही लिख दिया था ऐसा, बट इसमें कहीं भी नॉन हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हुई, जो कि हमारे मेन आइडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. Let's come to the fourth option. Organizations with hybrid identities are able to mobilize individuals with different points of view. Now, this option is perfectly capturing the essence of the paragraph. So, this is gonna be the right answer, and this is gonna be our summary. Now, let's come to the second paragraph. Privacy challenged office workers may find it hard to believe, but open plan offices and cubicles were invented by architects and designers who thought that to break down the social walls that divide people, you had to break down the real walls too. So, जो आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स थे, उन्होंने ओपन प्लान ऑफिसेज और क्यूबिकल्स को इसलिए बिल्ड करना स्टार्ट किया क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो सोशल वॉल्स और जो क्रिएट हो गई हैं बिकॉज कि लोग अलग अलग अपने केबिन्स में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो एक सोशल वॉल्स है, एक सोशल हायरार्की क्रिएट हो गई है. और अगर उसको तोड़ना है तो इम्पोर्टेंट है कि जो रियल वॉल्स हैं, जो एक्चुअली में ऑफिसेज हैं, वो खत्म कर दिए जाएं. तो लेकिन आजकल के जो प्राइवेसी चैलेंज्ड ऑफिस वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये बिलीव करना कि एक्चुअली में इन्वेंट किस लिए किए गए थे, बिकॉज आजकल क्यूबिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने पास पास होते हैं, तो ये बिलीव करना तो बहुत मुश्किल है कि इसका एक्चुअली में रीजन क्या था. मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स, मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट टाइम वो है जो कि 20th सेंचुरी का एकदम स्टार्टिंग है.
तो मॉडर्निस्ट वर्क, मॉडर्निस्ट लिटरेचर वर्क, मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, ये सब वही डिनोट करता है कि जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हो रहा था. So modernist architects saw walls and rooms as downright fascist. अब यहाँ पे जो वर्ड आ जा रहा है वो है फेसिस्ट. फेसिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही पूरी अथॉरिटी और पावर. तो जो आर्किटेक्ट्स थे वो ये बिलीव करते थे कि वॉल्स और रूम्स की वजह से ये फेसिज्म आ रहा है कि लोगों के पास अथॉरिटी आ रही है कुछ लोगों के पास ही. तो spaciousness and flexibility of an open plan would liberate homeowners and office dwellers from the confines of a box. वो ये भी समझते थे कि ओपन प्लान ऑफिस होगा तो बहुत ज़्यादा स्पेशियसनेस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो जो लोग एकदम बॉक्सेस में कन्फाइन हो गए हैं उससे वो बाहर निकलेंगे. बट कंपनीज took up their idea less out of a democratic ideology than a desire to pack in as many workers as they could. अब यहाँ पे लिखा है कि कंपनीज took up their idea less out of democratic ideology. Democratic ideology फेसिज्म के ऑपोजिट होती है. सो यहाँ पे कंपनीज ने इसलिए नहीं उनका आइडिया पिकअप किया था बिकॉज वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे या बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे. उन्होंने ये सिर्फ इसलिए पिक किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एक की जगह में पैक करना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स आ सकें. द टिपिकल open plan office of the first half of the 20th century was a white collar assembly line. अब यहाँ पे बात आ रही है व्हाइट कॉलर. व्हाइट कॉलर वर्क्स या व्हाइट कॉलर जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जो कि स्किल बेस्ड होती हैं और मैनुअल लेबर बेस्ड नहीं होती. अब इस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त आपको ये भी लग रहा होगा कि ऐसी वजह से फेसिस्ट है, मॉडर्निस्ट है, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं. इन सब का मतलब भी अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी पैराग्राफ का समरीज करना. तो इसीलिए वोकैबुलरी बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ क्यूबिकल्स वर इंटीरियर डिजाइनर्स अटेम्प्ट टू पुट सम सोल बैक इन. नाउ हमें इससे एक मेन आइडिया मिल चुका है हमें पैराग्राफ से. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. Wall free office spaces did not quite work out as desired and therefore cubicles came into being. यहाँ पे लेकिन पूरा एलिमेंट नहीं कैप्चर हो रहा, सारे एलिमेंट्स नहीं कैप्चर हो रहे हमारे पैराग्राफ के कि जो हमारी ऑफिसेस थे, जो हमारी कंपनीज हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वो किस तरह से इस आइडिया को पिकअप किया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो ये हमारा ऑप्शन है एलिमिनेट हो जा रहा है. वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट the way their utopian inventors intended as they became tools for exploitation of labor. अब ये ऑप्शन जो है इसमें सब कुछ मेंशन है कि ऐसे ऐसे ऑफिस स्पेसेस वर्क नहीं कर पाए जो इन्वेंटर्स चाहते थे और वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर का एक टूल बन गए. बट लेट्स स्टिल मार्क इट फॉर फर्दर रिव्यू. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शंस. Wall-free office spaces could have worked out the way their utopian inventors intended had companies cared for worker satisfaction. Worker satisfaction. ऐसा तो कहीं भी कुछ भी पैराग्राफ में मेंशन ही नहीं है कि कंपनीज को वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन का केयर नहीं था या वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन की तो मेंशन ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में. और अगर कोई ऐसा वर्ड आ जा रहा है जो कि पैराग्राफ में ही नहीं है तो हमारी समरी में भी नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था. सो ये ऑप्शन भी हमारा यही एलिमिनेट हो जाता है. वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट एज कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी. अब यहाँ पे लिखा है दैट कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, जबकि पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखा है कि उन्होंने ये आइडिया इसलिए पिक किया था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैक करना चाहते थे और वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ज़्यादा उन्हें इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. सो ये नहीं लिखा कि वो बिलीव ही नहीं करते थे. तो ये भी एलिमिनेट हो गया. तो जो हमारा ऑप्शन सही है और जो हमारी समरी निकल के आ रही है वो है ऑप्शन बी, दैट वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट द वे देयर यूटोपियन इन्वेंटर्स intended as they became tools for exploitation of labor. Now let's come to the third paragraph. A translator of literary works needs a secure hold upon the two languages involved, supported by a good measure of familiarity within the two cultures. अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ट्रांसलेशन होती है लिटरेरी वर्क्स की, उसके लिए जो एक ट्रांसलेटर है उसको इम्पॉर्टेंट है कि वो दोनों लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में लिखा है और जिस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर रहा है, उन दोनों ही लैंग्वेजेस से उसका बहुत अच्छा कमांड हो, बहुत अच्छा होल्ड हो और दोनों ही कल्चर से भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो. For an Indian translating works in an Indian language into English, finding satisfactory equivalents in a generalized Western culture of practice
practices and symbols in the original would be less difficult than gaining fluent control over contemporary English. अब जो इंडियंस हैं वो फेमिलियर है वेस्टर्न कल्चर से, तो उनके लिए जो ये कल्चर गैप है उसको ब्रिज करना ज़्यादा आसान है कि ऐसे वर्ड्स ढूंढना जो कि दोनों ही कल्चर में सही फिट हो रहे हैं, रादर दैन गेनिंग फ्लुएंट कंट्रोल ओवर कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, कि फ्लुएंट कंट्रोल है, कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है. ये ज़्यादा आसान है कि वो जो कल्चर गैप है उसको ब्रिज कर पा रहे हैं. When a Westerner works on text in Indian languages, the interpretation of cultural elements will be the major challenge rather than control over the grammar and essential vocabulary of the language concerned. But जब एक वेस्टर्नर इंडियन टेक्स्ट में जो लिखा है, इंडियन लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखा है, उसको अगर इंटरप्रेट करना चाहता है और उसको अगर ट्रांसलेट करना चाहता है, तो उसके लिए जो मेजर चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो कल्चरल एलिमेंट्स को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा, और ग्रामर और एसेंशियल वोकैबुलरी को अगर समझ भी पाए तो कल्चरल एलिमेंट्स को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा. इट इज मच इजियर टू रेमेडी लैप्सेस इन लैंग्वेज इन अ टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश दैन फ्लॉज ऑफ कंटेंट. अब अगर कोई कंटेंट ट्रांसलेट हो रहा है और उसमें अगर थोड़े से ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं, तो उस कंटेंट को समझना फिर भी पॉसिबल है. लेकिन अगर कंटेंट का ट्रांसलेशन ही गलत हो रहा है, कंटेंट में फ्लॉज ही बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो ट्रांसलेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता. सो सिंस इट इज ईजियर फॉर एन इंडियन टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज दैन इट इज फॉर अ ब्रिटन और अमेरिकन टू कॉम्प्रिहेंड इंडियन कल्चर, ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन टेक्स्ट इज बेटर लेफ्ट टू इंडियंस. अब सिंस इंडियंस के लिए इंग्लिश समझना, इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा आसान है इस चीज़ से कि कोई अमेरिकन या ब्रिटन इंडियन कल्चर को समझे, इसलिए ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन टेक्स्ट इज बेटर लेफ्ट टू इंडियंस. अब ये जो लाइन है ना, ये हमें पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन दे रही है, तो ये लाइन हमारे समरी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होगी. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. While translating, the Indian and the Westerner face the same challenges, but they have different skill profiles and the former has the advantage. यहाँ पे लिखा है that they both face the same challenges, जबकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है हमारा ऑथर कि जो इंडियंस है उनको इंग्लिश पढ़ने में या उसका फ्लुएंट कंट्रोल होने में ज़्यादा मुश्किल है, और जो वेस्टर्नर है उनको कल्चर गैप ब्रिज करने में ज़्यादा मुश्किल है. तो ये ऑप्शन हमारा यहीं एलिमिनेट हो जा रहा है. As preserving cultural meanings is the essence of literary translation, India's knowledge of the local culture outweighs the initial advantage of lower frequency in English. अब यहाँ पे एक एलिमेंट तो है कि जो है कि लिटरली ट्रांसलेशन के वक्त कल्चरल गैप को ब्रिज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी या फ्लुएंसी अगर लो भी है तो चलेगा, बट इसमें ये नहीं लिखा कि ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन टेक्स्ट इज बेटर लेफ्ट टू इंडियन. सो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. Indian translators should translate Indian text to English as their work is less likely to pose cultural problems which are harder to address than the quality of the language. Now this is all the elements of the main idea. This option or this summary is perfectly capturing the essence of the paragraph. Let's still say the next option. Westerners might be good at gaining reasonable fluency in new languages. अब यहाँ पे लिखा है न्यू लैंग्वेजेस, जबकि ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश की बात की है, और जब तक न्यू लैंग्वेजेस या किसी भी और लैंग्वेज की पैराग्राफ में बात नहीं हुई, तो समरी में अगर वो आ जाता है तो वो समरी गलत है, वो ऑप्शन हमारा गलत है. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन सी एंड दिस इज आवर समरी. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पैराग्राफ. 19th century liberals recognized that democracy comes in various forms and dreaded the version advocated by Rousseau, in which an inspired lawgiver interprets and implements the will of the people. 19th century के liberals जो थे, liberals वो होते हैं, वो ऐसा ग्रुप या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि दूसरों के आइडियाज को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं और रिजिड नहीं होते बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस में कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, हम तो यही बिलीव करते हैं. दूसरों के आइडियाज के लिए भी बहुत ओपन होते हैं, उनको कहते हैं लिबरल्स. नाउ लिबरल्स रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड ड्रेडेड द वर्जन. वो उस वर्जन से डरते थे जो कि रूसो एडवोकेट करता था, रूसो सपोर्ट करता था, in which an inspired lawgiver interprets and implements the will of the people. Nowadays, such fears are dismissed as elitist. यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो है elitist,
एलिटिज्म या एलिटिस्ट एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि किसी भी सोसाइटी को एलिट्स को रूल करना चाहिए, और एलिट्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा रिच या सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, और उन्हें दूसरों से वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एलिट्स रूल करते हैं उसको कहते हैं एलिटिस्ट, और ऐसे फियर्स उनको अब मानेंगे कि वो एलिटिस्ट फियर्स। But the old-fashioned liberals grasped a vital truth. Popular government has no necessary connection with the freedom of individuals or minorities. But जो old-fashioned liberals हैं, यानी कि 19th century के liberals हैं, उन्होंने एक ट्रुथ को मान लिया था, एक ट्रुथ को जान लिया था। वो ये था कि पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है, हैज नो नेसेसरी कनेक्शन विद द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स और माइनॉरिटीज। अब जिसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट है उसको इंडिविजुअल्स के फ्रीडम या माइनॉरिटीज के फ्रीडम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो ऑफ कोर्स liberals today will say that this can be remedied by installing the rule of constitutional rights. Such systems are fragile, however, and count for nothing when large sections of society are indifferent or actively hostile to liberal values. अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंस्टॉल करने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यानी कि मेजॉरिटी लिबरल वैल्यूज के अगेंस्ट है तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। और वेयर दिस इज द केस, डेमोक्रेसी मीन्स नॉट मच मोर देन द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। नाउ टायरनी इज दैट कंप्लीट अथॉरिटी और कंप्लीट रूल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर मेजॉरिटी। और इस केस में जहाँ की मेजॉरिटी को फर्क ही नहीं पड़ता या वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं लिबरल वैल्यूज में, तो डेमोक्रेसी ऐसे में एक टायरनी ऑफ मेजॉरिटी बन के रह जाती है। Now let's come to the options. Inspire lawgivers in liberal democracies are better equipped to interpret and implement the will of the people than in illiberal democracies. ऐसा कुछ नहीं लिखा, हाँ वर्ड्स हैं ऐसे जो कि हमें लगेगा कि हाँ फेमिलियर है, ये भी तो लिखा था, ये भी तो लिखा था, बट ये आइडिया जो बना रहा है कि हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पैराग्राफ से। सो दिस इज एलिमिनेटेड। 19th century liberals believe that democracy means not much more than the tyranny of the majority. अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। Constitutional rights are fragile and ineffective in ensuring protection of the freedom of individuals in any democracy. यहाँ पे लिखा है any democracy, जबकि यहाँ पे ये लिखा था that constitutional rights are fragile and count for nothing when large sections of society are indifferent or actively hostile to liberal values. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो किसी भी डेमोक्रेसी में काम नहीं करते हैं, हर डेमोक्रेसी में फ्रेजाइल होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। Now let's come to the last option. Popular governments in illiberal democracies use the power of the majority to clamp down on the freedom of minorities. Now this is particularly capturing the essence of the paragraph कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, जो मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही, मेजॉरिटी जिसको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, वो इलिबरल डेमोक्रेसीज में मेजॉरिटी का पावर यूज करके जो फ्रीडम है माइनॉरिटीज का उसको रोक रही है, उस पे क्लैम डाउन कर रही है। So this is the perfect essence of the paragraph and this is our summary. This is the correct option. By this we come to an end of our today's video. I hope you liked the video and this was helpful to you. Best of luck.